हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का 13th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, एसडीएलसी क्या होता है, इसमें कितने सारे फेजेस होते हैं, एसडीएलसी के मॉडल्स क्या होते हैं, और एक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था जो कि था वाटरफॉल मॉडल। उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इटरेटिव मॉडल। ठीक है, इटरेटिव मॉडल क्या होता है, इसमें कितने फेजेस होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, प्लस इसको कब यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो पहला पॉइंट कह रहा है, इन द इटरेटिव मॉडल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड विद स्मॉल सेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड देन द सॉफ्टवेयर इज इटरेटिवली इनहैंस्ड until the complete system is implemented and ready to be deployed. It means कि इटरेटिव मॉडल एक ऐसा SDLC मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इनिशिएट कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं विद स्मॉल सेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि क्लाइंट की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करके हम डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन उसके बाद क्या होता है, द सॉफ्टवेयर इज इटरेटिवली इनहैंस्ड। इटरेटिवली मीन्स होता है रिपीटेडली, किसी चीज का रिपीट होना बार बार। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट को जब स्टार्ट करते हैं तो उसको एक बार में नहीं बनाते, बल्कि इटरेशन चलता है। इटरेशन मीन्स एक लूप चलता है। सॉफ्टवेयर को हम कई फेजेस में तैयार करते हैं। थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट की, डेवलपमेंट स्टार्ट किया, फिर उसको टाइम बाय टाइम और इनहैंस करते रहना। ठीक है, बार बार उसको इनहैंस करना। रिक्वायरमेंट 3-4 मान लीजिए हमने कलेक्ट कर ली, यूजर ने कहा कि हमें ये 3 फीचर्स चाहिए, उन 3 फीचर्स को लेकर हमने कोड करना शुरू किया। ठीक है, बाद में हम क्लाइंट के पास गए तो क्लाइंट ने कहा कि हमें ये चीजें और भी चाहिए। ठीक है, तो उसने 2-4 रिक्वायरमेंट और बढ़ा दी। फिर हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में उन सभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोड वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इसी का मतलब है इटरेशन, रिक्वायरमेंट्स और डेवलपमेंट का बार बार इटरेट होना, रिपीट होना। ठीक है, और ये कब तक होता है, अंटिल द कंप्लीट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड एंड रेडी टू बी डिप्लॉयड, यानी कि जब तक हमारा पूरा सॉफ्टवेयर या सिस्टम कंप्लीटली बन ना जाए, तैयार ना हो जाए और मार्केट में उतारने के लिए एकदम रेडी ना हो जाए। ठीक है, तब तक इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन दिस मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट अटेम्प्टेड टू बी स्टार्टेड विद अ फुल स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि इस मॉडल में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट नहीं किया जाता है पूरी स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट को लेकर, यानी कि क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा लेकर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं किया जाता है, बल्कि हम स्मॉल सेट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, जैसे वाटरफॉल मॉडल में क्या कर रहे थे हम कि एक बार में फाइनल रिक्वायरमेंट बताई जाती है हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स को पूछते हैं। तो बात आती है कि थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स को क्यों पूछते हैं, क्योंकि बाद में तो डेवलपमेंट इससे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमें मान लीजिए कोई चीज़ ऐड अप करनी है, नहीं करनी है, बीच में दिक्कत आ गई तब। तो ऐसा हम तब करते हैं जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो। ठीक है, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो एक बार में उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बीच में आप सोच सकते हैं कि लाओ ये फीचर्स ऐड कर दें या ये फीचर हटा दें। तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, इटरेटिव मॉडल बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छा होता है यूज़ करना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इंस्टेड डेवलपमेंट बिगिंस बाय स्पेसिफाइंग जस्ट सम पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज देन रिव्यूड टू आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर फॉर बग्स एंड इवोल्यूशन। ये असल में पूरा पैराग्राफ था जिसको हमने 3 पॉइंट्स में तोड़ा है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था ऊपर वाला, अब ये दूसरा है। इंस्टेड बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बिगिन किया जाता है बाय स्पेसिफाइंग सम पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के कुछ रिक्वायरमेंट्स को, कुछ फीचर्स को बताकर डेवलपमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं, विच इज देन रिव्यूड। उसके बाद उसको रिव्यू किया जाता है, यानी कि जो भी हमने अभी तक रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करके सॉफ्टवेयर को बनाया है ना, उसको रिव्यू किया जाता है। टू आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर, टू आइडेंटिफाई यानी कि पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए, द सॉफ्टवेयर फॉर बग्स एंड इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर में बग्स या एरर वगैरह जो भी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो सब पता की जाती है कि अभी जो फीचर्स हमने डाले हैं क्या उनमें कोई एरर आ रही है, अभी तक सॉफ्टवेयर में नहीं आ रही है तो क्या करो, उसको इवॉल्व कर दो, यानी कि उसको और बेहतर बनाओ। तो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर जो बनता है, हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जब, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है बग्स के लिए, और आगे के लिए हम उसको और किस तरीके से बेहतर बनाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए उसको अच्छे से इवेल्युएट करते हैं, जिससे हम उसको इवॉल्व कर सकें, उसको और अच्छा बना सकें, अपग्रेड कर सकें। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है, enhancing of software is repeated and reviewed by the developers and hence result in producing a new version of that software at the end of each iteration of the model. It means कि सॉफ्टवेयर को रिपीटेडली इनहेंस किया जाता है डेवलपर्स के द्वारा, एंड साथ ही साथ क्या किया जाता है, रिव्यू बाय द डेवलपर्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर एनहांस भी किया जाता है रिपीटेडली और रिव्यू भी किया जाता है डेवलपर्स के द्वारा। डेवलपर्स उसको एनहांस करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं कि हाँ जो फीचर्स हमने डाले हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स नई हमने ऐड की है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है।
फिर उसके बाद क्या होता है, एंड हेंस रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्जन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। इसके बाद होता क्या है कि जितनी बार हम नई रिक्वायरमेंट्स ऐड अप करते हैं हर एक इटरेशन पे, तो हमें एक नया वर्जन मिलता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच इटरेशन ऑफ द मॉडल। यानी कि हर इटरेशन के बाद, हर नई रिक्वायरमेंट्स को ऐड करने के बाद हमें एक नया वर्जन मिलता है उस सॉफ्टवेयर का जो पुराने वाले से बेहतर होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दिस मॉडल फोकस ऑन एन इनिशियल सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन which then progressively gain more complexity and broader features until the final system is completed. It means कि ये जो मॉडल होता है हमारा वो इनिशियली यानी कि शुरुआती स्टेज में सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करता है। यानी कि इसकी कोशिश होती है कि जो शुरुआत है हमारी वो एकदम सिंपल से सिंपल रिक्वायरमेंट्स को लेकर हो, which then progressively gains more complexity, यानी कि उसके बाद उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए, यानी कि जैसे जैसे हम रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाते जाएंगे वो और ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड ब्रॉडर फीचर्स, और उसमें क्या हो जाएंगे, ढेर सारे फीचर्स आ जाएंगे। ब्रॉडर फीचर्स मीन्स ढेर सारे फीचर्स आ जाना। अंटिल द फाइनल सिस्टम इज कंप्लीटेड, और ये कब तक होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर कब तक कॉम्प्लेक्स रहेगा और फीचर्स ब्रॉड होते रहेंगे, जब तक फाइनल सिस्टम हमारा जो हम चाह रहे हैं वो बन के तैयार ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस मेथड इज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर थ्रू रिपीटेड साइकिल्स और इटरेशन एंड इन स्मॉलर पोर्शन एट अ टाइम। यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है इटरेटिव मॉडल का वो बस यही है कि जो डेवलपमेंट है हमारा उसको हम इकट्ठा लेके स्टार्ट करने के बजाय उसे हम कुछ साइकिल्स में कंप्लीट करें या कुछ इटरेशंस में कंप्लीट करें, ठीक है। एक बार में पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय उसको हम मल्टीपल पार्ट्स में या पार्टीशन कर लें, ठीक है, उसका हम पार्टीशन कर लें। उसको एक बार में बनाने के बजाय उसको हमने कुछ टुकड़ों में तोड़ लिया, हर एक टुकड़े को एक एक करके हमने क्या किया, डेवलप किया। उसमें हमने कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम देंगे हम उसमें, ठीक है। जैसे थोड़ा बहुत टाइम दिया हमने इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने में, फिर उसके आगे हमें ये फीचर इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम दिया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फीचर्स को हम ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे करके नंबर ऑफ साइकिल्स में। इसका लास्ट पॉइंट कह रहा है, फॉर रैपिड और फास्ट डेवलपमेंट इटरेटिव मॉडल हैज बिकम अ जनरली एक्सेप्टेड SDLC मॉडल ओवर द ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल। यानी कि वाटरफॉल मॉडल के बजाय आजकल रैपिड या फास्ट डेवलपमेंट के लिए इटरेटिव मॉडल को ज्यादातर लोग यूज करते हैं। यानी कि जो वाटरफॉल मॉडल जो हमारा सबसे पुराना बेसिक SDLC मॉडल पे आधारित था उसको यूज करने के बजाय आजकल लोग धीरे धीरे इटरेटिव मॉडल पर क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने इसकी सारी थ्योरीज को पढ़ ली है। अब बात करते हैं इसके फेजेस की, जिसको अगर हमने समझ लिया तो पूरा इटरेटिव मॉडल क्लियर। सबसे पहले इसमें आता है इनिशियलाइजेशन फेज, यानी कि एक क्लाइंट जाता है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना प्रोजेक्ट की डिमांड लेकर, ठीक है, कि हमें ये प्रोजेक्ट बनवाना है। उसके बाद कंपनी जो होती है उससे क्या पूछती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का पूरा फेज चालू होता है और उससे सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह कलेक्ट की जाती है धीरे धीरे करके। सारी मतलब ये नहीं कि एकदम फाइनलाइज्ड, सारी इन द सेंस इनिशियली जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट्स है उसको पता है वो सारी वो बता दे। उसके हिसाब से फिर डिजाइनिंग होती है, उस प्रोजेक्ट को पूरा डिजाइन किया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर उसकी कोडिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। जब कोडिंग करके उसको तैयार कर लिया जाता है फिर शुरू होती है उसकी टेस्टिंग, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्ट को टेस्ट किया जाता है कि हाँ उसमें कोई एरर या बग वगैरह तो नहीं आ रही है, ठीक है। डेवलपर्स इसको टेस्ट करते हैं। इसके बाद होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डेवलपर नहीं करता बल्कि जो क्लाइंट आता है प्रोजेक्ट लेकर वो करता है, कि उसने जो भी रिक्वायरमेंट्स अभी तक बताई थी उसके हिसाब से उसका प्रोजेक्ट सही है या नहीं, वो इवैल्यूएट कर ले, सही से देख रेख ले, ठीक है, कि उसमें कोई चेंजेस करने हैं या और भी रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना है या नहीं। अगर इन केस मान लीजिए कि प्रोजेक्ट में कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ गई कि उसको लगा कि नहीं एक काम करते हैं, ये चीज़ें ये फीचर्स और बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा, उसने क्या किया, नई रिक्वायरमेंट दे दी, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस कहाँ जाने वाले हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, ठीक है। इवैल्यूएशन में अगर हम पास नहीं कर पाए, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट था वो इवैल्यूएशन में पास नहीं कर पाया तो कहाँ जाएगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में होगा क्या कि हमने यूजर की नई रिक्वायरमेंट को, जो हमारा क्लाइंट था उसकी नई रिक्वायरमेंट को लिया, उसके हिसाब से फिर से हमने डिजाइन किया, कोड किया, फिर उसको टेस्ट किया कि हाँ जो नई रिक्वायरमेंट्स है उसको फीड करने के बाद प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। फिर उसको इवैल्यूएशन के लिए दिया कि क्लाइंट उसको देख ले कि हाँ उसने जो डिमांड बोली थी नई वो फीड हो गई है या नहीं हो गई है। उसमें कोई उसको अगर अभी भी कोई खामी लगेगी या उसको लगता है कि नहीं काम करते हैं और फीचर्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने कहा बड़े प्रोजेक्ट में ये मॉडल यूज होता है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है, ये जो प्रोसेस है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके इवैल्यूएशन वाला ये पूरा रिपीट होता रहता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन एंड कोडिंग, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है तब तक जब तक इवैल्यूएशन में जो प्रोजेक्ट है हमारा वो पास ना हो जाए। मान लीजिए कि कई इटरेशन के बाद
क्लाइंट को लगा कि हाँ अब हमारा प्रोजेक्ट सही है, तो उसको क्या किया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो ये था डायग्राम जिसकी हेल्प से हम इटरेटिव मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप कह लीजिए फेजेस ऑफ इटरेटिव मॉडल। ठीक है, इस डायग्राम को एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, जो आप अक्सर हो सकता है नेट पे देखते होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो ये है कि इसमें इनिशियलाइजेशन हम दिखाएंगे, इसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर डिजाइन एंड कोडिंग, फिर टेस्टिंग और उसके बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में पास नहीं हो पाता है तो क्या होता है, फिर से रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम आ जाते हैं, फिर डिजाइन कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर इवैल्यूएशन होता है। फिर से अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन। और इन केस अगर क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है प्रोजेक्ट से, वो एकदम सेटिस्फाइड होता है, तब क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया जाता है, मार्केट में उतार दिया जाता है। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज इटरेटिव मॉडल, इसको यूज कब करना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है हमारा, द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट आर क्लियरली डिफाइंड। अब प्रोजेक्ट में हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं, लेकिन जो मेजर यानी कि मेन रिक्वायरमेंट है हमारी बड़ी, ठीक है, जिस पे मेन फोकस होना चाहिए, वो हमारी सही से डिफाइंड है। ठीक है, हमें पता है क्या करना है मेनली। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, सम फीचर्स और इनहेंसमेंट मे बी एडेड विद टाइम, यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें छोटे मोटे फीचर्स बाद में एडअप होने हैं, तो इसमें इटरेटिव मॉडल हम यूज कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट इज लार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्ट लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, resources with needed skill set are not available and are planned to be used on contract basis. It means कि हो सकता है कि क्लाइंट की कोई ऐसी डिमांड हो जो डेवलपर पूरा ना कर पा रहा हो। ठीक है, तो उसे कुछ टाइम चाहिए होगा ना कि उसको अरेंज कर सके, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया है। अब मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, अब उस डेवलपर को ग्राफिक्स का काम नहीं आता, तो उसे क्या करना होगा, एक ग्राफिक डिजाइनर हायर करना होगा जो उसका वो छोटा मोटा काम कर सके। तो इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो इन केस में भी इटरेटिव मॉडल को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, हाई रिस्क फीचर एंड गोल्स विच मे चेंज इन द फ्यूचर। इट मीन्स कि हो सकता है जो प्रोजेक्ट का हमारा गोल है या जो भी फीचर्स वगैरह हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं वो बाद में हम चेंज कर दें। अब भले उसमें कितनी भी मेहनत लगी हो डेवलपर की, लेकिन हमें चेंज करना है तो करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो इस केस में भी जहां रिस्क ज्यादा होता है तो इटरेटिव मॉडल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, अ न्यू टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड एंड इज बीइंग लर्न्ड बाय द डेवलपमेंट टीम व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। इट मींस कि हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी है जो कि हमें प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन हमारे जो डेवलपर्स हैं उन्हें अभी आती नहीं है सही से, वो स्पेशलाइज नहीं है उस चीज में, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें। तो इटरेटिव मॉडल में जो डेवलपमेंट होता है वो इस स्टाइल से होता है कि उसमें हम बाद में चीजों को आराम से एडअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये है कि बग्स एंड एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाइड अर्ली, यानी कि जो बग्स या एरर आने वाले हैं उन्हें हम पहले ही से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट्स को लेकर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें शुरू ही से पता चलने लगता है कि आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कैसी होंगी और उन्हें डील किस तरीके से करना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अर्ली विच फैसिलिटेट्स कस्टमर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है वो शुरुआत हो जाती है थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स को लेकर, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो जल्दी बन जाता है, थोड़ा बहुत उसके नए नए वर्जन जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं और कस्टमर को दिखा सकते हैं और उससे फीडबैक ले सकते हैं कि हाँ ये काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, इसके हिसाब से हम उसमें चेंजेस वगैरह तुरंत के तुरंत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इट इज इजीली अडेप्टेबल टू द एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ द क्लाइंट, यानी कि जब हम इटरेटिव मॉडल को यूज करते हैं तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है जो चेंज होती रहती है बार बार, ठीक है, उसे अडेप्ट करने में हमें दिक्कत नहीं होती है। हम आराम से उस तरीके से कोड करते हैं कि हमें इसको बाद में रीचेंज भी करना हो तो दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, द एंड यूजर कैन गिव देयर फीडबैक क्विकली, यानी कि वो बंदा जिसके लिए हम एट लास्ट में प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो हमें जल्दी जल्दी फीडबैक दे सकता है, जिसके हिसाब से हम सॉफ्टवेयर को और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, पैरेलल डेवलपमेंट कैन बी प्लान्ड, यानी कि एक वक्त में कई लोग उस पे काम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने उस प्रोजेक्ट को 2 टीम्स में बांट दिया, हमने कहा टीम 1 इतनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी, टीम 2 इतनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, और उसके बाद एट द एंड जब सारी चीजें बन जाएंगी तो उनको मर्ज कर दो, एक साथ ला दो। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट पे एक वक्त में कई लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग इटरेशन, यानी कि जो भी आने वाले रिस्क हैं उन्हें हम नंबर ऑफ इटरेशंस में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे जैसे नया नया वर्जन हम सॉफ्टवेयर का देते रहेंगे, डिप्लॉय करते रहेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलता रहता है कि हाँ आगे हम इस तरह की प्रॉब्लम को भी फेस करेंगे, तो उसका जो सोल्यूशन है वो हम ढूंढते हुए चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, लेस टाइम इज स्पेंट ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड मोर टाइम इज गिवन फॉर डेवलपमेंट, यानी कि जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके साथ साथ उसका SRS बनाते हैं। SRS क्या होता है, उसका लिंक हमने आई बटन में दिया है। तो एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है सॉफ्टवेयर के लिए कि इसमें क्या यूज हो रहा है, किस तरह की लैंग्वेजेस हैं, कैसा डिजाइन है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस पे फोकस कम होता है क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है तो डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज होता रहेगा बार बार। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करने के बजाय हम डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छा बनना चाहिए।
एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड, यानी कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर हमारा अपग्रेड होता जा रहा है, इसकी जो प्रोग्रेस है वो हम आराम से मेजर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो बात करते हैं पहले डिसएडवांटेज की। तो रिक्वायरमेंट चेंजेस अगेन एंड अगेन कैन कॉज ओवर बजट एंड ओवर टाइम। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होती रहती है तो इससे क्या होता है, जो टाइम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो बढ़ जाता है और जो बजट होता है वो भी बढ़ता है। अब कॉमन सी बात है, अगर डेवलपर मेहनत कर रहा है तो चार्ज तो करेगा ही। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। छोटे मोटे प्रोजेक्ट में ये यूज नहीं किया जाता। प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट प्रेडिक्शन इज अ प्रॉब्लम बिकॉज द सॉफ्टवेयर इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन इन इटरेशन। अब इसमें प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो के हमें मिल जाएगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट का टाइम बढ़ जाएगा ना, तो कैसे हम बता सकते हैं कि इस डेट को आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मोर रिसोर्सेज में बी रिक्वायर्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो रिसोर्सेज तो ज्यादा लगेंगे ही। नेक्स्ट, मोर मैनेजमेंट अटेंशन इज रिक्वायर्ड। अब बड़े प्रोजेक्ट में उसको मैनेज करना, उसके लिए पूरी एक अच्छी टीम को होना, ठीक है, उसमें सही से काम होना, सारी चीज़ों का, सारे रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से डेवलप करना, तो थोड़ा मैनेजमेंट देखना पड़ता है। नेक्स्ट, डिज़ाइन कैन बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ इनपरफेक्ट रिक्वायरमेंट। अब सॉफ्टवेयर की जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो हो सकता है बार बार चेंज हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी बार बार बदल रही है।